हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंक एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। आज का हमारा बेस्ट टॉपिक है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड देयर प्रॉब्लम्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है, स्थायी कृषि होता क्या है, इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं आपके, और दूसरी बात उन प्रॉब्लम का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है हमारे एग्रीकल्चर यानी कि कृषि पे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिफाइन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर पढ़ेंगे हम स्थायी कृषि क्या होता है। वैसे तो उसके पहले भी कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं स्थायी कृषि के बारे में, बट एक बार फिर से थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं स्थायी कृषि होता क्या है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर रिफर टू फार्मिंग प्रैक्टिसेस दैट एम टू मीट करेंट फूड एंड फाइबर नीड without compromising the ability of future generation to meet their own needs। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपका ब्रॉड लैंग्वेज में समझाया जा रहा है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है। स्थायी कृषि रिफर करता है टू फार्मिंग, ऐसी फार्मिंग प्रैक्टिसेस जिसका लक्ष्य हो मीट यानी कि करेंट फूड, जो आज के समय में भोजन मिल रहा है वो भी मिले हमें, एंड फाइबर नीड्स, जो भी फाइबर की आवश्यकता हो, विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, यानी कि भविष्य में जो होने वाले जैसे कि फसल हो गए उनको कोई कंप्रोमाइज ना करके आज भी जो नीड्स हैं वो हमें मिले, यही हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। देखिए इसको और इजी बनाते हैं हम। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है? स्थायी कृषि है, ऐसी फार्मिंग प्रैक्टिसेस है जिसमें हम लोग स्थायी तरीके से कृषि को करते हैं, परफॉर्म कराते हैं, यानी कि उसमें हम लोग पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा ऐसा एक्सटेंट यूज नहीं करेंगे कि हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो लॉस कर जाए, जिससे जो आने वाले भविष्य में दिक्कतें पैदा ना हो। यानी कि अब आज के टाइम क्या हुआ, आपके पास ज़मीन है, उस पर आप खेती कर रहे हैं, तो उस पर अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए आप ज़्यादातर उस पर क्या करेंगे, फर्टिलाइज़र यूज कर दे रहे हैं, ज़्यादातर आप इरिगेशन करा है, मतलब कि एक तरीके से ज़मीन की पूरी जो है न्यूट्रिएंट्स आप निकाल ले रहे हैं। तो भाई एक टाइम आने के बाद वो आपकी जो ज़मीन है वह आपकी नॉन फर्टाइल हो जाएगी। ओके, वो बंजर ज़मीन हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे आपका क्रॉप प्रोडक्शन होगा नहीं। तो यही कह रहे हैं यहाँ पे कि विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, यानी कि भविष्य में ऐसा कुछ ना हो कि दिक्कतें आए, टू मीट देयर ऑन नीड्स, यानी कि जो भी हमारी आवश्यकताएं रहे उसमें कोई कंप्रोमाइज ना हो। ठीक है, उस हिसाब से हमें क्या करना है, कृषि करना है। यही हमारा क्या, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इट फोकस ऑन मिनिमाइजिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इनका मेन फोकस होता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, जो भी हमारे वातावरण पर प्रभाव पड़ रहे हैं उनको मिनिमाइज कर देना, कम कर देना। कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ पे कंजर्व करेंगे हम लोग, संरक्षित करेंगे प्राकृतिक जो रिसोर्सेज स्रोत हैं। मेंटेनिंग इकोनॉमिक वेबिलिटी, ओके, जो आर्थिक वेबिलिटी या व्यवहार्यता है उसको भी बनाए रखेंगे ये फॉर फार्मर्स, किसान के लिए। एंड सपोर्टिंग लोकल कम्युनिटीज़, और क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे लोकल कम्युनिटीज़ को। यही है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं कुछ पॉइंट्स और आपका लिखा गया है। Key principle include soil health preservation, water conservation, biodiversity protection, and the responsible use of input such as fertilizer and pesticides। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ की प्रिंसिपल भी हैं जो कि इसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे कि सॉयल हेल्थ प्रिजर्वेशन हो गया। ओके, मिट्टी की जो हेल्थ है उसको हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं इसमें। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ऐसा होता ही है जिसमें कि प्रॉपर एक सही तरीके से हम लोग फार्मिंग करते हैं। वाटर कंजर्वेशन करेंगे हम लोग, जो पानी है उसको भी संरक्षण प्रदान करेंगे, संरक्षित करेंगे। बायोडाइवर्सिटी प्रोडक्शन हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, जो हमारा जो विभिन्नता है, जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है, अगरेंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ लिविंग बीइंग एंड जिसमें भी सब कुछ आते हैं, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रक्षा देंगे। ओके, एंड द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ इनपुट ऑफ सच एज फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। और उसमें क्या बताया जा रहा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम लोग यूज करेंगे, जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे इनपुट्स, जैसे कि बताए थे फर्टिलाइजर वगैरह हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, तो ये एक सही वे में हम लोग प्रोवाइड करेंगे, हम लोग एक देंगे उसमें, क्या बोलते हैं आपके फार्मिंग में। तो यही हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, स्थायी कृषि
होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है माइंड में तो क्लियर कर लिया करिए कमेंट के थ्रू। कमेंट एक बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करते हैं यूट्यूब जो हमारे हैं, तो आप कमेंट करके कोई भी अगर डाउट रहा करे तो क्लियर कर लिया करिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रॉब्लम एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। ओके, यहाँ पर देखेंगे हम कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है स्थायी कृषि है, इसमें कौन कौन सी समस्याएं होती हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारी कृषि पे। ओके, दो बातें यहाँ पे है। पहला, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में कौन कौन से प्रॉब्लम है, समस्याएं क्या क्या है भाई, और उन समस्याओं का हमारे जो कृषि है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ये भी देखेंगे हम। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फेसेस सेवरल चैलेंजेस। जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ये फेस करते हैं आपके कुछ चैलेंजेस दैट इम्पैक्ट द एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड द एनवायरनमेंट, जिनका प्रभाव पड़ता है एग्रीकल्चर सेक्टर पे और इन्वायरमेंट पे भी, वातावरण पे भी। ओके, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा सॉइल डिग्रेडेशन, जिनका प्रभाव पड़ेगा एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी और इन्वायरमेंट पे भी। किसका? सॉइल डिग्रेडेशन का। तो ये फर्स्ट हो गया। कॉन्टिन्यूअस मोनोकल्चर, एक्सेसिव टिलेज एंड इम्प्रॉपर लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लीड टू सॉइल इरोजन। देखिए आगे इतना समझिए, लगातार हम मोनोकल्चर करेंगे यानी कि एक ही फसल को बार बार एक ही जमीन पे लगाएंगे, तो इससे क्या होगा? सॉइल डिग्रेडेशन होगा। ओके, एक्सेसिव टिलेज यानी गहरी जुताई करेंगे, बार बार उस पर हम हल चलाएंगे, उससे क्या होगा? सॉइल डिग्रेडेशन होगा। एंड इम्प्रॉपर लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, यानी कि सही तरीके से हम लैंड को मैनेज नहीं करेंगे, जमीन को मैनेज नहीं करेंगे, लीड टू द सॉइल इरोजन, जिससे क्या होगा? सॉइल इरोजन होगा आपका। लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि जो मृदा की उर्वरता है वो भी लॉस होगी। एंड रिड्यूस क्रॉप प्रोडक्टिविटी, और जो फसल की पैदावार होगी वह भी आपकी रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यही है सॉइल डिग्रेडेशन। दैट्स क्लियर फर्स्ट पॉइंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट। सेकेंड हमारा स्टूडेंट वाटर स्कैर्सिटी। ओके, अनसस्टेनेबल वाटर यूज, inefficient irrigation practices and water pollution contribute to water scarcity affecting crop growth and food production। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनसस्टेनेबल वाटर यूज़ करेंगे अगर हम, इनएफिशिएंट इरिगेशन प्रैक्टिसेस करेंगे एंड वाटर पोल्यूशन, जो कि वाटर पोल्यूशन है वो कंट्रीब्यूट करता है वाटर सिक्योरिटी में, अफेक्ट करने के लिए अफेक्ट कर देगा उसको, क्रॉप के ग्रोथ को एंड फूड के प्रोडक्शन को, यानी कि जो हमारा क्रॉप ग्रोथ है, जो फसल का वृद्धि है वो भी रुक जाएगा, फूड प्रोडक्शन जो हो रहा है वो भी रुक जाएगा। तो ये आपका सेकंड प्रॉब्लम है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का, और क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे एग्रीकल्चर पे आप देख सकते हैं। दैट्स क्लियर। थर्ड है आपका स्टूडेंट पेस्टिसाइड ओवर यूज। ओके, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर लीड टू सॉइल एंड वाटर कंटामिनेशन, हार्म बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म एंड कैन रिजल्ट इन पेस्ट रेजिस्टेंस। ओके, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं पेस्टिसाइड का, ओवर यूज करते हैं, एक्सेसिव यूज करते हैं केमिकल पेस्टिसाइड का, फर्टिलाइज़र का, लीड्स टू सॉइल एंड वाटर कंटामिनेशन। इससे क्या होगा? आपकी जो सॉइल है, वाटर है, वो कंटामिनेट होने लगेंगी। हार्म बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म, जो बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म है इनको भी ये नुकसान करेंगे। एंड कैन रिजल्ट इन पेस्ट रेजिस्टेंस, और जिससे होगा क्या कि आप पेस्ट को एक तरीके से रेजिस्टेंस नहीं दे पाएंगे, कीट को जो यहाँ पे आपको मिलना चाहिए। ओके, तो इससे क्या होगा कि आपका जो फसल है वो भी ख़राब हो जाएगा, जो सॉइल की फर्टिलिटी वो भी ख़राब हो जाएगी, एक्सेसिव यूज करेंगे अगर आप फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड। तो ये हो गया हमारा थर्ड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे एग्रीकल्चर पे ये आप देख चुके हैं। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट फोर्थ है हमारा स्टूडेंट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि बायोडाइवर्सिटी को भी हम लॉस कर जाएंगे। मोनोकल्चर फार्मिंग प्रैक्टिसेस रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी मेकिंग क्रॉप्स मोर वैल्यूनरेबल टू पेस्ट्स, डिजीज एंड एनवायरमेंटल चेंज। ओके, यहाँ पर बताया जा रहा है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, बायोडाइवर्सिटी लॉस कैसे होगा? बार बार अगर आप मोनोकल्चर करते हैं, एक ही क्रॉप को बार बार अगर लगाते हैं अपने फील्ड में, अपने खेत में, लैंड पे, तो क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा। फार्मिंग प्रैक्टिसेस रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी, ये बात कह रहा है कि मोनोकल्चर फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो रिड्यूस कर देती हैं आपके बायोडाइवर्सिटी को। मेकिंग क्रॉप्स, जिससे अलग अलग फसल आपके नहीं हो पाएंगे।
मोर वैल्यूनरेबल टू पेस्ट, आपके जो पेस्ट होंगे वो भी आपके मतलब कि बहुत ज़्यादा हावी होंगे, डिजीज होंगी वो भी बढ़ेंगी, एंड इन्वायरमेंटल जो चेंज होगा वो भी उसमें बदलाव बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब ख़राब हो जाएगा सब कुछ। ओके, तो ये किसके रीजन पे हो रहा है, ये आपके हो रहा है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो कि हो रहा है मोनोकल्चर की वजह से। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं 5th पॉइंट। नेक्स्ट आपका क्लाइमेट चेंज। ओके, मौसम जो बदल रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो ये आपका मौसम का बदलाव, ये भी एक तरीके का सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम है। और क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका एग्रीकल्चर पे, चलिए देखते हैं हम लोग। चेंजिंग वेदर पैटर्न, अगर वेदर पैटर्न बदल जा रहा है, पैटर्न अगर चेंज हो जा रहा है तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड टेम्परेचर जैसे हो गया फ्लक्चुएशन, यानी कि तापमान का उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। इम्पैक्ट क्रॉप यील्ड, और जो फसल की जो उपज है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। वाटर अवेलेबिलिटी पे भी प्रभाव पड़ेगा। एंड ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, और जितनी भी पूरे कृषि पैदावार है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। किसके वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, यानी कि मौसम के बदलाव की वजह से, जलवायु के बदलाव की वजह से। सॉरी, ओके, तो ये कंप्लीट होता है आपका 5th पॉइंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 6th पॉइंट। नेक्स्ट 6th है हमारा स्टूडेंट एनर्जी डिपेंडेंसी। ओके, यहाँ पर देखेंगे हम एनर्जी डिपेंडेंसी क्या है। रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल फॉर मशीनरी, ट्रांसपोर्टेशन एंड फर्टिलाइजर प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम कि जो हमारा रिलायंस है ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर मशीनरी, जो भी कोई मशीनरी है उसको तो फ्यूल चाहिए चलने के लिए ना, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, एंड फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, जो भी फर्टिलाइजर प्रोडक्ट आपके पैदा हो रहे हैं, कंट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस गैस इमिशन, जिससे कि ग्रीन हाउस गैस निकल रहा है, इमिट हो रहा है। एंड उससे क्या हो रहा है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, और उससे इन्वायरमेंट जो हमारा वातावरण है वो भी खराब हो रहा है। तो ये डिपेंड करेगा किस पे, एनर्जी पे। तो इसीलिए पढ़ना है एनर्जी डिपेंडेंसी, जो कि मस्ट आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम। और क्या इंपैक्ट पड़ रहा है हमारे एग्रीकल्चर पे, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, 7th है हमारा स्टूडेंट फूड वेस्ट। ओके, इनएफिशिएंट सप्लाई चेन्स, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस एंड कंज्यूमर बिहेवियर कंट्रीब्यूट टू सिग्निफिकेंट फूड वेस्ट, वेस्टिंग रिसोर्स यूज्ड इन प्रोडक्शन। ओके, यहाँ पर बताया जा रहा है कि फूड वेस्ट भी बहुत बड़ा आपका प्रॉब्लम है। इनएफिशिएंट सप्लाई चेन्स, अगर अपर्याप्त तरीके से सप्लाई नहीं हो पा रहा है, एक तरीके जो चैन बना हुआ है उस तरीके से, तो दिक्कतें आएंगी। पोस्ट हार्वेस्टेड लॉस, आफ्टर हार्वेस्टिंग जो आपके लॉस देखने को मिलेंगे उससे भी प्रॉब्लम आएगा। एंड कंज्यूमर बिहेवियर, अगर कंज्यूमर का बिहेवियर सही नहीं है, कंट्रीब्यूट टू सिग्निफिकेंट फूड वेस्ट, तो भी वहाँ पे वेस्ट होगा फूड। ओके, वेस्टिंग रिसोर्स यूज्ड इन प्रोडक्शन, जो कि आपके कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो जिसमें वेस्ट हो जा रहा है हमारे पैदावार में, तो यहाँ पर आपको फूड वेस्ट भी देखने को मिलेगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में। ओके, ये डिपेंड करेगा आपके सप्लाई चेन पे, कंज्यूमर के बिहेवियर पे, और किस तरीके से फूड वेस्ट हो रहे हैं हमारे प्रोडक्शन में। तो ये हो गया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम, क्या इंपैक्ट पड़ रहा है एग्रीकल्चर में, आप देख ही सकते हैं फूड का वेस्ट हो जा रहा है। दैट्स क्लियर। सो स्टूडेंट, इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है इसमें देखें हम लोग, उसके बाद इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उनका क्या इंपैक्ट पड़ता है हमारे एग्रीकल्चर पे, हमारी कृषि पे, ये भी क्लियर कर लिए हैं। सो स्टूडेंट, इसी के साथ आज का वीडियो कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।